40A के अंडर हमने डिस्कस किया था कि द एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज द डिडक्शन विच इज टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो ये आज एक्चुअल पेमेंट क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पीछे भी आपने देखा होगा मैंने बार बार रेफरेंस दिया था आपको सेक्शन 43B के बारे में। तो ज्यादातर डिस्कशन हमने कर ली है 43B की, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसकी। तो डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले देखिए, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। जैसे मान लीजिए कि 1920 है, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 और इससे आगे का पीरियड जो है वो 21 तक चला गया मान लीजिए। ठीक है जी, ये 19 आ गया, ये 20 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये ड्यू डेट होती है। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल की 31 जुलाई और कंपनी की 30 सितंबर। लेकिन कोविड की वजह से जो है वो ये डेट एक्सटेंड हो गई। पहले सितंबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, अब जाकर के वो जो है वो डेट और एक्सटेंड कर दी है जनवरी तक इंडिविजुअल के केस में। तो दिस में बी द एक्सेप्शंस, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है कोविड-19। तो अब यहां पे क्या है कि इस असेसमेंट ईयर के बीच में ये पीरियड आएगा, ये डेट आएगी 31 जुलाई 30 सितंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ दिस पीरियड, यानी कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस हैं। लेकिन आपने उनकी पेमेंट कब कर दी? उसमें आपको लिखा होगा आइदर इट शुड बी पेड बिफोर 31 मार्च और बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये वर्डिंग होगी। तो उसको मैंने डायग्राम से आपको सिंप्लीफाई किया है। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां इस डेट तक, सॉरी ये डेट है, ठीक है जी, ये वाला एरो समझ लीजिए, ये है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेंसेस इस पीरियड के हैं, दीज शुड बी पेड विद इन दिस पीरियड, यानी कि या तो 31 मार्च से पहले पे कर दें, या जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आपकी ड्यू डेट है उससे पहले अगर वो पे कर दें तो डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 43B में। तो इसको मानना जाता है एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट मीन्स 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, और ITR की जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है उस डेट से पहले अगर उसने 31 मार्च तक अगर पे नहीं किया तो इस डेट तक वो भी अगर पे कर देगा तो सेक्शन 43B में उसको एक्चुअल पेमेंट मान ली जाएगी और डिडक्शन मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि पेमेंट इज मेड आफ्टर दिस ड्यू डेट, यानी कि इस ITR से लेकर के इस पीरियड के दौरान अगर आपने पे करी तो ये इस साल की डिडक्शन में नहीं आएगी, ये फिर आपकी जो है डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर की मिलेगी। तो 1920 की नहीं मिलेगी, ये 2021 की मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि फिर वो 31 मार्च से पहले आ गया और नेक्स्ट ईयर का फिर दोबारा से वो ITR की डेट जो है फाइलिंग करने की नेक्स्ट उसमें चली जाएगी। मुझे लगता है कि अब डायग्राम से आपको बिल्कुल सिंपल हो गया कि एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ दिस प्रीवियस ईयर एंड इट शुड बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ आइदर 31 मार्च और बिफोर द ITR ड्यू डेट। इस दौरान अगर आपने पे कर दी तो डिडक्शन मिल जाएगी, अगर उसके बाद करोगे तो नेक्स्ट ईयर में जाकर के वो डिडक्शन मिलेगी। ओके, चलिए जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जिसको मैं की पॉइंट्स बोलूंगा। नेचर ऑफ द सम पेबल, जरा ध्यान रखना, यहां पे वहां नाम होंगे, मैंने इकट्ठा लिख दिया। सम पेबल बाय ए टैक्स। अब वहां पे आपको एक्साइज टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटी होगी, कुछ भी होगा, तो या तो टैक्स हो, ड्यूटी हो, सेस हो, फीस हो, अंडर एनी लॉ। ठीक है, तो चाहे वो एक्साइज है, चाहे कस्टम है, वट एवर इट इज, ये न्यूमेरिकल में होगा इसलिए बता रहा हूं। Sum payable by way of tax, duty, cess or fee under any law. Manner in which payment of such sum should be made for claiming deduction. देखिए, एक है the sum should be actually paid on or before the due date for filing return under section 139 subsection 1
ऑफ प्रीवियस ईयर। अब तो समझ आ गई जी आपको, ये आ गया जी 139 सबसेक्शन 1 के अंदर है ये। इस डेट से पहले सम शुड बी एक्चुअली पेड, ठीक है। दूसरा है सम शुड बी एक्चुअली पेड इन कैश और बाय चेक, लेकिन सम शुड बी रियलाइज विद इन 15 डेज फ्रॉम सच ड्यू डेट। ये वाला की पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा। इसका मतलब क्या है, जहां एप्लीकेबल होगा वहां बताऊंगा। अगर वो टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, फीस है और एनी अदर लॉ है, तो डिडक्शन ऑफ द सम इज अलाउड इन सच प्रीवियस ईयर। कौन सा, जो मैंने आपको बताया, या तो 31 मार्च से पहले या 139 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपने एक्चुअल में पे कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी। इसके लिए ये वाला प्रोविजन जो अप्लाई नहीं होता। सम पेबल एज एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू, एज एन एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, उसके बाद आपका ग्रेचुटी है, उसके बाद एनी अदर फंड फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। ओके, ये आपका सुपर एनुएशन फंड है, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड और एनी अदर फंड फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर। अगर आप एम्प्लॉयर के द्वारा ऐसा कंट्रीब्यूट किया गया तो क्या होगा, तो यहां है डिडक्शन इज अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो पेड। क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे क्या है कि मान लीजिए अगर तो कैश में हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी चेक में और मान लो 31 जुलाई में, यहां लिख देता हूं 31 जुलाई जो है वो आपकी रिटर्न फाइल करने की डेट है, और आपने जो पेमेंट कर दी वो पेमेंट जो है मान लीजिए कि 20 जुलाई को कर दी, लेकिन जो 20 जुलाई को पेमेंट करी वो चेक के थ्रू करी। अब आप बताइए कि डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वो अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि ये जो चेक है वो कब रियलाइज हुआ, ठीक है जी। अब अगर डेट ना दी हो तो हम मान लेते हैं कि 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अब देखिए अब क्या है, वो 15 दिन के अंदर जो है रियलाइज होना चाहिए। तो अब क्या हो गया जी, जुलाई ठीक हो गई, लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि वो 2 अगस्त को जो है वो रियलाइज हुआ, तो क्या डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर है। दिस इज विद इन 15 डेज। तो आपने 2 अगस्त नहीं देखना उस टाइम, फिर आपने देखना चेक है, चेक कितने दिन के अंदर रियलाइज हो गया। अगर 15 दिन के अंदर रियलाइज हो गया तो डिडक्शन दे देनी, अगर 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो डिडक्शन नहीं देनी है। बात क्लियर होगी। ये है जी, सम शुड बी एक्चुअली पेड इन कैश और बाय चेक, सम शुड बी रियलाइज्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम सच ड्यू डेट। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि वो 31 जुलाई को भी चेक देता है तो 15 दिन के अंदर अगर वो रियलाइज हो जाता है, कैश में रियलाइज हो जाता है, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये चेक की जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा यहां चेक डाल करके, तो आपने ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको की पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट है सम पेड अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1(2) टू एम्प्लॉइज एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। आपको पता है कि इट शुड नॉट बी एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, कि ये डिविडेंड बांट दिया इस वजह से प्रॉफिट जो है कम कर दो और इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, नहीं। डिडक्शन ऑफ द सम इज अलाउड इन सच प्रीवियस ईयर। ठीक है। सम पेबल एज पर द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन मेड फ्रॉम, अब किससे लिया है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो एज पर द टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन ऑफ द सम इज अलाउड इन सच प्रीवियस ईयर। ओके, अब यहां पे आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अब ये ड्यू बेसिस की बात मैं जो कर रहा हूं, अगर तो आप मर्केंटाइल बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं तो सेक्शन 43 भी अप्लाई होगी, क्योंकि ड्यू डेट की बात है। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हैं तो 43 भी इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये मर्केंटाइल बेस के ऊपर ही आपको रन करेगी। ठीक है जी, आपके बात। तो ये था मेरा जो अल्टीमेटली जो डिडक्शन आपको मिलेगी जहां आप एक्चुअल पेमेंट करें। तो एक्चुअल पेमेंट का मतलब समझ गए अब आप, या तो 31 मार्च या आईटीआर की जो ड्यू डेट है उससे रिटर्न फाइल करने से पहले। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में ये दोनों डेट्स दे रखी होंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप समझ आइए कि क्या ये बोलने का मतलब है, क्योंकि अब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ओके, ये थी मेरी जो एक्सपेंसेस जो थे जिनके ऊपर मुझे डिडक्शन मिल रही थी। तो अब उसके बाद क्या है कि आपको याद होगा
कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो इनकम्स हैं, बिजनेस की जो इनकम्स होती हैं, उसके लिए हम कौन कौन सा अप्लाई फॉलो करते हैं, सेक्शन 28, और साथ में क्या होता है जी, सेक्शन 41 होता है। और सेक्शन 41 को हमने क्या किया था जी, उस टाइम सेक्शन 41 को हमने छोड़ दिया था कि जी अब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको ना तो एक्सपेंसेस की नॉलेज है और ना ही आपको जो डिडक्शन मिलनी है उसकी नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो है वो डिडक्शन की भी नॉलेज हो गई है, एक्सपेंसेस की भी नॉलेज हो गई है, और कुछ हमने बातें जो हैं वो एग्जम्पशन और डिस्कस की जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अगर वो डिस्कस हो गई हैं तो उस केस में अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 41 की तरफ को। ये था जी मेरा सेक्शन 41। अब वो सेक्शन 41 जो है आपको क्या कह रहा है उसकी बात हम करेंगे। ये है जी जो सेक्शन 28 के बाद हम कहां चले जी, सेक्शन 41 की तरफ को जो है हम मूव कर गए हैं कि सेक्शन 41, ओके, जिसको हमने बोला था डीम्ड प्रॉफिट्स। कुछ बातें हमने डीम्ड प्रॉफिट्स की पहले भी साथ में डिस्कस करी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको, सो दिस इज द कंपोनेंट चार्ट जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आपको याद रहे। दिस इज द सब्सिक्वेंट रिसीट अगेंस्ट एनी डिडक्शन। आपने पहले डिडक्शन दे दी, लेकिन बाद में आपको कुछ एक अमाउंट रिसीव हो गया, तो जिसको मैंने सिंपल लिख दिया, डिडक्शन अलाउड अर्लियर बट रिकवर्ड लेटर। पहले डिडक्शन दे दी, सब कुछ बेनिफिट ले लिया, बाद में वो कुछ पैसा आपको रिकवर हो गया, तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंडर जो है उसको क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ए पावर अंडरटेकिंग। अब देखिए आपके पास जो पावर अंडरटेकिंग है, पावर जनरेटिंग कंपनी, इसको हम आपको मिलेगा ये बैलेंसिंग चार्ज के फॉर्म में कि जी व्हाट इज द बैलेंसिंग चार्ज। तो ये जो बैलेंसिंग चार्ज है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 था। अच्छा, उसके बाद है सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ ए डेट अलाउड एज बैड डेट्स। बिल्कुल सर, हमने ये बैड डेट्स का भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब बैड डेट्स दे दिया जाता है और प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद अगर आपको पैसा जो है वो रिकवर हो जाता है, तो वो भी हमारे पास डीम्ड इनकम की कैटेगरी में आ जाता है, और उसको भी हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल करते हैं। बिल्कुल वही है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, ये हम आपको डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 सबसेक्शन 4A के अंडर जो है। उसके बाद है सेटिंग ऑफ द लॉसेस फ्रॉम डीम्ड प्रॉफिट। ये इन्हीं के बारे में बात करी है इसमें कि जितने भी हमने जो डीम्ड प्रॉफिट्स हैं, क्या उसके अगेंस्ट जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं वो सेट ऑफ होंगे कि नहीं होंगे। तो ये हमारा जो सेट ऑफ का चैप्टर होता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस, जो कि आपको पता है कि बहुत लेट होता है, तो उसकी बात हम कर रहे थे। तो ये था जी आपका, जो आपको याद होगा, ये हमने मास्टर चार्ट बनाया था कंपटीशन में। ये हमारी इनकम्स थी सेक्शन 28 में, और ये प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको डीम्ड प्रॉफिट बोला था, सेक्शन 41 में। तो इस 41 को हमने वहां छोड़ दिया था, आपको याद है। फिर हमने एक्सपेंडिचर में आपको बताया था स्पेसिफिक डिडक्शन 30 to 36 बिल्कुल पढ़ ली सर हमने। जनरल डिडक्शन 37 बिल्कुल पढ़ ली। सर्टेन डिडक्शंस टू बी पेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस अभी अभी हमने डिस्कस करी 43B के अंडर। और डिडक्शन फॉर विच स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट, ये हमने 42, 43, 44 ये हमने बातें जो है वो डिस्कस कर ली। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास जो रह जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। याद हो गया जी। तो ये हमने बात करी थी, ये हम डिस्कस कर गए, और ये जो है आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा मास्टर चार्ट हमने स्टार्टिंग में जो प्रिपेयर किया था। ओके, तो चलिए जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है कि सब्सिक्वेंट रिसीट अगेंस्ट एनी डिडक्शन, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंडर ये क्या बोलता है। मैंने बताया था in business there are circumstances where person incurred a liability
but taken on, he need not have to pay it for one or other reasons. क्या मतलब हुआ, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि बिजनेस में लायबिलिटी अराइज हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो उसको पे करने से वो कहता है कि मैं अब इसको पे नहीं करूंगा। तो इसलिए जो इनकम टैक्स एक्ट है उस इनकम के ऊपर वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस में ले आता है। अब जैसे मानो लायबिलिटी इनकर हो गई, ठीक है, आपने क्या किया, मैं छोटा सा वैसे इंस्टांस बता रहा हूं, आपने उधार खरीद लिया 10,000 रुपए का, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, रॉ मटेरियल खरीद लिया 10,000 का, फिर आप बोलते हैं कि अब मैं और इसकी डिडक्शन ले ली, डिडक्शन लेने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि अब मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आ जा काका, तेरे ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि तूने एक बार डिडक्शन ले ली, अब बोलता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा है मैंने लायबिलिटी नो मोर पेबल, मतलब इनकम टैक्स बोलता है अगर नहीं देनी है कोई बात नहीं, आजा फिर इनकम टैक्स दे दे। बस ये इसका क्रक्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तभी बोलता है सब्सिक्वेंट रिसीट अगेंस्ट एन डिडक्शन, यानी कि पहले डिडक्शन ले ली फिर उसके बाद रिकवर हो गया, तो किसी भी तरह से जो है उसको इनकम हो जाती है। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं, इसको हम अलाउंस भी बोलते हैं और डिडक्शन भी बोलते हैं। अलाउंस और डिडक्शन शुड हैव बीन मेड फॉर एनी असेसमेंट ईयर, ठीक है जी, लेकिन ये जो अलाउंस और डिडक्शन है इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए, अलाउंस और डिडक्शन किस फॉर्म में, या तो ये लॉस के फॉर्म में, यानी कि लॉस हुआ इसलिए आपको डिडक्शन मिल गई, आपने एक्सपेंडिचर किया इस फॉर्म में आपको डिडक्शन मिल गई, या आपकी एक ट्रेडिंग लायबिलिटी थी उस फॉर्म में आपको डिडक्शन मिल गई। ठीक है, और ये जो है दीज ऑल आर टू बी इनकर्ड बाय द असेसी। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताया, इट शुड बी डिडक्शन शुड हैव बीन मेड इन एनी असेसमेंट ईयर, और ये जो डिडक्शन है या तो ये लॉस फॉर्म में होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर फॉर्म में होनी चाहिए, या ट्रेडिंग लायबिलिटी के फॉर्म में होनी चाहिए। इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में द असेसी और हिज सक्सेसर शुड हैव ऑब्टेन्ड क्या, एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर, या तो ये वाला जो लॉस है या वाला एक्सपेंडिचर जो किया था अगले सालों में जाकर के वो आपको मिल जाता है, या फिर आप सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी बाय वे ऑफ, जो आपकी ये ट्रेडिंग लायबिलिटी थी उसका आपको कोई बेनिफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, रिमिशन फॉर्म में, सीजेशन फॉर्म में, या राइटिंग ऑफ द लायबिलिटी इन हिज अकाउंट, जिसको हम यूनिलेटरल बोलते हैं, विदाउट कंसेंट ऑफ द पे। ये तीनों क्या चीज हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूं, आपको परेशान होने की बात नहीं है। रिमिशन होता है कि जो क्रेडिटर है वो वॉलंटरली गिव्स अप द क्लेम, गिव्स अप द क्लेम। क्या हुआ, आपने मिस्टर एक्स से जो है वो 10,000 रुपए का उधार खरीद लिया, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव एटीट्यूड है क्रेडिटर का। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि देखो भाई ये जो आपने प्रोडक्ट्स आपने मुझे दी इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेक्टिव है। उसने बोला अच्छा डिफेक्टिव है, तो चलो ऐसा करता हूं आप मेरे को ऐसा करो 4,000 रुपए कम दो, यानी कि मुझे 6,000 रुपए ही दो। तो 4,000 रुपए आपने उसने क्या कर दिया, रिमिट कर दिया। तो आपने तो डिडक्शन कितने की दे रखी थी, 10,000, 4,000 आपको रिकवर हो गया, रिकवर हो गया तो आपको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ ना, फायदा हुआ ना। अगर फायदा हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट में वो कहता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ये आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। बात समझ आ गई जी आपको। सो दिस इज द पॉजिटिव एक्ट ऑफ द क्रेडिटर। सो क्रेडिटर वॉलंटरली गिव्स अप द क्लेम। क्लियर हो गया जी। उसके बाद बोलता है या तो फायदा हुआ ना आपको, सीजेशन। अब क्या हुआ, सीज कर दिया। सीज इज टू एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ द लॉ। अब जैसे मान लो कि अब सीजेशन यहां पे लॉ इन्वॉल्व हो गया। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 10,000 रुपए की प्रोडक्ट ली थी, आपने कहा डिफेक्टिव है, उसने कुछ नहीं किया, आप कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इसका पैसा जो है वो मत दो और इसको सिर्फ आप 6,000 रुपए दो। तो अब वो जो 4,000 हुआ दैट इज सीजेस टू एग्जिस्ट, इसलिए 4,000 रुपए का आपको फायदा हो गया। ठीक है, तो यहां पे वो इन द आईज ऑफ द लॉ दैट शुड सीजेस टू एग्जिस्ट। क्लियर है जी बात। और तीसरा है रिटर्न ऑफ लायबिलिटी इन हिज अकाउंट यूनिलेटरली विदाउट कंसेंट ऑफ द पे।
अब मान लीजिए कि यहां पे क्या है कि 10,000 रुपए की आपने प्रोडक्ट खरीदी, उसके बाद आपने उसको बोल दिया कि देख भाई खराब थी, वो मानने को तैयार नहीं है। वो आपने कह दिया कि ठीक है फिर मैं तेरे को 6,000 की पेमेंट करूंगा, 4,000 की पेमेंट नहीं करूंगा। और उसने क्या किया, 4,000 रुपए जो आपने उसको पेमेंट नहीं, उसको अब आपने उसको 4,000 रुपए को राइट ऑफ कर दिया अपनी तरफ से, वो माने चाहे ना माने, दूसरी पार्टी माने चाहे ना। अब देखिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द पे, अगर जब तक वो दूसरी पार्टी नहीं मानेगी वो तो अपनी तरफ से लाइबिलिटी स्टैंड रखेगी। लेकिन आपने अपनी बुक्स में क्या कर दिया, वन साइडेड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल। तो आपने अगर लाइबिलिटी को भी राइट ऑफ कर दिया तो तब भी आपको कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है। सो इसलिए कह रहा हूं सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लाइबिलिटी बाय वे, यह है ट्रेडिंग लाइबिलिटी के केस में बाय वे ऑफ या तो रमिशन हो या सीजेशन हो या राइटिंग ऑफ द लाइबिलिटी इन हिज अकाउंट, यानी कि यूनिलेटरली विदाउट कंसेंट ऑफ द पेई हो, तो उस केस में भी वो होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, तभी आपको जो है वो क्या कहते हैं इसको, डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा अंडर सेक्शन 41 के अंदर। फोर्थ है लाइबिलिटी सीजेज इररिकवरेबल एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिवाइव्ड इन फ्यूचर। लाइबिलिटी आपकी सीज हो गई है और उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, तो भी आपकी उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट है। सच अमाउंट में बी ऑब्टेन्ड इन कैश और इन एनी अदर मैनर, या तो कैश या एनी अदर मैनर, ये देखिए मैनर, एनी अदर मैनर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी तो क्या होगा, ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंडीशंस द फॉलोइंग इज डीम्ड प्रॉफिट और गेन्स। कौन से, द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय हिम और हिज सक्सेसर। अब वो ऑब्टेन्ड का मतलब क्या है, यहां पर ऑब्टेन्ड का मतलब है एक्चुअल रिसीट ऑफ द कैश या एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्री और क्रेडिट नोट। अब आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास कर रहे हो, जैसे अभी आपको मैंने क्या बताया, ये 10,000 है, 10,000 से आपने बोला कि देख मैं 6,000 दूंगा, 4,000 नहीं दूंगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उधर से आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दोनों की तरफ से लिखना पड़ेगा ना। तो अगर आपने ये एडजस्टमेंट एंट्री बुक्स में कर दी तो उस केस में तब वो डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। द वैल्यू ऑब्टेन का मतलब समझ आ गया जी, ओके। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट अक्रूइंग टू हिम और हिज सक्सेसर। अब कैसे होगा पॉइंट, ये बेनिफिट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये है बेनिफिट्स, या इधर रिमिशन, सेजेशन और राइटिंग ऑफ द लाइबिलिटी, ठीक है। तो फायदा हो रहा है ना आपको, अगर वो मना कर दे कि नहीं मैं पे नहीं करता, तो इसलिए ये क्या बन गया जी, आपका डीम्ड प्रॉफिट बन गया, ओके। तो व्हाट आर द मैंडेटरी पॉइंट्स, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। देखिए, देयर हैज टू बी ए रिमिशन और सीजेशन ऑफ द लाइबिलिटी, बिल्कुल अब आपको समझ आ गई। देयर हैज टू बी रिकवरी ऑफ एनी लॉस और एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई लॉस है, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंसेस है, उसकी आपको रिकवरी हो जाती है। शुड बी नॉट बी कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग लाइबिलिटी होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं आप ये पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे। द पर्सन इज अलाउड डिडक्शन और अलाउंस फॉर द सेम इन एनी प्रीवियस, और उसकी सबकी क्या मिल जानी चाहिए, डिडक्शन मिल जानी चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो ये आपके क्या बन जाएंगी, डीम्ड, क्या बन जाएगा जी, डीम्ड प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41। चलिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ए पर्सन हैज सम लाइबिलिटी टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एंड some same is not payable in full or in part on the due date, ओके। अब क्या हुआ, एक पर्सन ने क्या कर रखा हुआ था, फिक्स्ड एसेट्स खरीद रखी थी, उधार खरीद रखी थी, और अब उसकी वो लाइबिलिटी थी, तो और उसने क्या कर दिया कि उसकी पेमेंट नहीं करी। तो बताइए, कहता कि ये क्या होना चाहिए, डीम्ड इनकम है कि नहीं है, दिस इज नॉट ए डीम्ड इनकम। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग लाइबिलिटी, सबसे पहली बात, और ये फिक्स्ड एसेट की लाइबिलिटी है, और फिक्स्ड एसेट्स की लाइबिलिटी यहां पे अराइज नहीं होती, क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग लाइबिलिटी होनी चाहिए, और इट इज ए कैपिटल इन अकाउंट, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट टू बी अलाउड। हाँ, इसके ऊपर आपका और डेप्रिसिएशन अलाउबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि ए बोरोड ए लोन फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लेटर लोन इज नॉट पेड। अब मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाली फिक्स एसेट्स है उसको परचेज करने के लिए उसने लोन बोरो किया, और उसके बाद जो है लोन को उसने वापस नहीं किया,
तो अगेन द डिडक्शन इज नॉट अलाउड बिकॉज ये जो बोरोड ऑफ ए लोन है, आप बताओ जब लोन उधार लेते हैं तो उसकी कोई डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती है। तो यहां पे क्या था, द पर्सन इज अलाउड एज ए डिडक्शन और अलाउंस फॉर द सेम इन एनी प्रीवियस ईयर। तो डिडक्शन, तो यहां पे भाई लोन की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इसलिए इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्लेम्ड एज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, इसकी मिलेगी क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की जिसको डिडक्शन क्लेम्ड एज एक्सपेंडिचर था, डिडक्शन मिल गई है, तो ये आपका डीम्ड प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद है ए ओज ₹50,000 टू बी। ए ने 50,000 रुपए उधार लिए ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी, रॉ मटेरियल परचेज किया। दिस अमाउंट वाज क्लेम्ड एज ए डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज, ओके, डिडक्शन भी ले लीजिए। द सेड अमाउंट स्टैंड्स अनपेड एज ऑन March 31, 2020, ओके, एंड ऑल्सो टाइम बार्ड। देखिए टाइम बार्ड अंडर द लॉ के केस में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी लाइबिलिटी, जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है इसमें कि 3 साल के अंदर अगर आपने पे करी तो फिर क्या होगा कि क्रेडिटर इज नॉट लाइबल टू मेक द पेमेंट, फिर वो आपकी माफ हो जाती है, उसको बोलते हैं हम टाइम बार्ड। However, A has agreed to pay the amount if B makes a claim to this effect. लेकिन वो कहता कि मैं तो इसको दे दूंगा अगर B makes a claim to this effect. ओके, अब यहां पे क्या है कि liability does not cease. क्यों नहीं हुई? एक तो टाइम बार्ड है और दूसरा जो है वो क्लेम नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम बार्ड के बाद जो है वो यूनिलिटरल हो जाती है, दैट बिकम्स यूनिलिटरल, इसलिए यहां पे ये डीम्ड प्रॉफिट में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक और बात करता हूं। अब मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली कैटेगरी, अज्यूम दैट ए हैज एक्सप्रेस्ड हिज अटेंशन ऑफ नॉट पेइंग द डेट, ठीक है, एंड इट हैज बिकम टाइम बार्ड ऑल्दो बी क्लेम्स द अमाउंट। बिल्कुल, अभी क्या होगा, दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए ऑफ द असेसमेंट ईयर ऑन द एज द लाइबिलिटी सीजेस, क्योंकि टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी यूनिलेटरली रिटर्न ऑफ, इसलिए ये यहां पे डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा। वहां वो क्लेम नहीं कर रहा है इसलिए नहीं माना जाएगा। तो यहां पे कौन सा आ गया, टाइम बार्ड कैन नॉट बी यूनिलेटरल रिटर्न ऑफ। देखिए टाइम बार्ड डेट में क्या है, यूनिलेटरल रिटर्न ऑफ का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक साइड से बोला कि मैं नहीं दूंगा, तो इसलिए दोनों पार्टीज की पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो अब मुझे लगता है कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है वो है हमारा बैलेंसिंग चार्ज। तो पहले तो बैलेंसिंग चार्ज को मैंने सिंप्लीफाई किया था आपको। क्या होता है जी बैलेंसिंग चार्ज? बैलेंसिंग चार्ज होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 के अंदर। क्या है? व्हाट आर द एसेट्स कवर्ड? बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट कवर्ड। लेकिन सबसे बड़ी जो कंडीशंस हैं पहले वो डिस्कस करता हूं। सच एसेट ओन्ड बाय द असेसी, ठीक है जी, असेसी के द्वारा ओन होनी चाहिए। असेसी एंगेज्ड इन जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तभी तो मैंने आपको बताया था कि पावर जनरेशन कंपनीज, इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनीज के केस में जो है वो अप्लाई होता है ये जनरली। डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट, ठीक है जी। यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, एसेट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड एंड डिस्ट्रॉयड। ओके, तो व्हाट इज द डीम्ड प्रॉफिट? मनी पेबल, बिल्कुल बताया आपको, सेल प्रोसीड प्लस स्क्रैप वैल्यू इफ एनी, ब्रैकेट में, माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, विच एवर इज लोअर वुड बी टेकन हियर एज ए डीम्ड प्रॉफिट। पहले मैं आपको ये जो बैलेंसिंग चार्ज है ये एक वाला कंसेप्ट समझाता हूं, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आप एक मान लो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, और आपने एक लैपटॉप बाई कर लिया, ठीक है जी, काम करने के लिए। ये हैं आप, एंड यू पे 20,000 फॉर इट। आपने 20,000 रुपए लैपटॉप खरीदने के लिए ले लिए और उसका आपने डिडक्शन भी क्लेम कर ली 20,000 रुपीज की, जो भी सेक्शन लगा करके। नाउ द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज, अब बताओ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हुई?
खरीदा कितने में 20,000, डिडक्शन कितने की ले लिया आपने 20,000, तो वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, 4 साल के बाद आपने ईबे पे जाकर के उस लैपटॉप को सेल कर दिया 1,500 रुपए में। सो दिस इज मोर देन द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 0 है, और आपने उसको बेच दिया कितने में 1,500 रुपए में। सो यू हैव टू ऐड ए बैलेंसिंग चार्ज टू योर प्रॉफिट। ये आ गया वो बैलेंसिंग चार्ज। ये जो 1,500 रुपए आपने जो एक्सेस आपने किए, दिस इज टू बी एडेड इन द बैलेंसिंग चार्ज योर प्रॉफिट। और जब ये बैलेंसिंग चार्ज में आपका ऐड होता है तो इन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में इसको हम क्या के बोल देते हैं, डीम्ड प्रॉफिट। आप देखिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया क्या हुआ, लैपटॉप सेल प्राइस कितना है 1,500 रुपए, ये देखो मनी पेबल, प्लस क्लेम्ड अलाउंस कितना आ गया जी 20,000, माइनस लैपटॉप प्राइस कितना हो गया जी 20,000। ठीक है, तो व्हाट इज द बैलेंसिंग चार्ज, 1,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 21,500 माइनस 20,000 विच इज इक्वल टू 1,500 इज द बैलेंसिंग चार्ज। तो एड 1,500 टू योर टैक्सेबल प्रॉफिट। 1,500 रुपए आपको अपने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में डीम्ड प्रॉफिट के अंदर जो है वो टैक्सेबल करना पड़ेगा। हाँ जी, कंसेप्ट समझ आया जी बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पहले बैलेंसिंग चार्ज का ही पता नहीं होता कि होता क्या है। चलो मैं एक छोटा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता हूं। मान लीजिए कोई एसेट है, अब समझ लो ये सारी कंडीशन फुलफिल है। परचेज प्राइस कितना है 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन 84,320, सेल प्राइस उसका है 99,000, उसको सेल कर दिया आपने, क्या होगा। अभी मैंने आपको एक फार्मूला भी दिया, क्या दिया, सेल्फ मेड फार्मूला ये। तो मनी पेबल कितने का बेचा आपने 99,000, स्क्रैप वैल्यू आ जाओ, स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी नील है। ठीक है, माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है जी 84,320, कितना आ गया 14,680। दूसरा मैंने क्या बताया था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है 1 लाख रुपए, और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है 84,320, बैलेंसिंग 15,680। तो इन दोनों में से जो लेसर फिगर होती है दैट इज टू बी टेकन एज अ डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41। तो कौन सी हुई 14,680 वुड बी ट्रीटेड हियर एज ए डीम्ड प्रॉफिट। आई होप कि अब आपको बैलेंसिंग चार्ज या जिसका जो मैंने आपको हेडिंग दिया था, और वो हेडिंग था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब याद हो गया जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या मतलब हुआ, और एसेट कौन सी होनी चाहिए, बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स में कवर नहीं है, सच एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी एंगेज्ड इन जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एसेट इज सोल्ड डिस्कार्डेड डेमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड। और ये फॉर्मूला लगा करके आपके पास जो लोअर फिगर होगी दैट वुड बी डीम्ड प्रॉफिट। मुझे लगता है कि अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो अब आपका बैलेंसिंग चार्ज वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 के अंदर। कुछ याद आया जी आपको साइंटिफिक रिसर्च? देखिए ये किया था हमने डिस्कस, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, फिर हमने उसके बाद आपको याद होगा कि हमने डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सम पे टू सर्टेन एंटिटीज की बात करी थी। ओके, फिर उसके बाद आपको डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन नेचर होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन। और फिर उसके बाद आपको याद होगा सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें हमने आपको डीम्ड प्रॉफिट, ये देखिए डीम्ड प्रॉफिट इज चार्जेबल टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच सेल इज पेड, और एक फार्मूला दिया था लोअर ऑफ द फॉलोइंग, सेल प्रोसीड प्लस टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35। इन दोनों में से जो लेसर होगी दैट इज डीम्ड प्रॉफिट, और आपके इसके साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे। ओके, अच्छा जी, उसके बाद है सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ ए डेट अलाउड एज बैड डेट्स। कुछ याद आया जी बैड डेट्स के बारे में? हाँ जी, बैड डेट्स के बारे में अगर आपको कुछ याद आया हो लो।
ये पढ़ा था जी हमने, बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये था हमारा पॉइंट, जो बैड डेट्स रिकवरी थी, और बैड डेट्स रिकवरी में इट वाज अलाउड एज डिडक्शन टैक्सेबल एज डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41। लो जी। और फिर आपको बताया था हमने, अमाउंट ऑफ डेट माइनस अमाउंट डिडक्टिव और माइनस अमाउंट रिकवर्ड ऑन थर्ड, अगर तो पॉजिटिव फिगर होगी तो वो डिडक्शन मिलेगी, अगर नेगेटिव फिगर होगी देन इट इज ए डीम्ड प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी आपका क्लियर हो गया जी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट इज विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। ये स्पेशल रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस करती हैं। डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्पेशल रिजर्व, एन अमाउंट इज सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फॉर द रिजर्व। उस केस में दैट इज आल्सो टैक्सेबल। और अब ये आ गया हमारा जो लास्ट में था, सेटिंग अप ऑफ द लॉसेस फ्रॉम डीन प्रॉफिट। देखिए, कोई भी बिजनेस का अगर लॉस होगा इस ईयर में एंड विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसको हम डीम्ड इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये स्पेकुलेशन लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। तो हमारा चैप्टर आएगा एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, वो अभी हम साथ साथ में एक तरह से उसकी जो है वो डिस्कशन हो रही है। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? तो ओके, तो अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई वो देखिए, जो हमारा ये था स्ट्रक्चर ऑफ पीजीपीपी, डीम प्रॉफिट डिस्कशन होगी, सर्टेन डिडक्शन, ये यूं डिस्कस किया हमने, ये पहले ये बाद में डिस्कस किया क्योंकि ये सर्टेन डिडक्शंस हैं, ये डीम्ड प्रॉफिट्स है। अब हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट एंड कंपल्स that is computing profit and gains for business professionals on presumptive basis. Okay, तो ये अब हमारी डिस्कशन होगी। तो नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टन पर्संस, सेक्शन 44AA रूल 6F के अंदर। बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है हमने कि हु हैज टू मेंटेन द अकाउंट, वेयर दे हैव टू मेंटेन द अकाउंट, up to whom, up to when they have to keep the record, that all will discuss. ये हैं जी ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, एक है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर्सन्स। ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर्सन्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है, दे हैव टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी? रूल 6F के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। ये नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन है? एक है अदर देन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये कौन है? इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन इस केस में पहले मैं इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करता हूं। इफ इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट एक्सीड्स 2.50 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा की अगर इनकम और प्रॉफिट है उनकी, और वो कौन है? इंडिविजुअल प्रॉफिट एक साल में, और टर्नओवर एक्सीड्स 25 लाख, या तो टर्नओवर 25 लाख, सेल्स 25 लाख से ज्यादा है, या उनके जो प्रॉफिट और इनकम्स हैं वो 2.5 लाख से अगर ज्यादा है, तो उनको मैंडेटरी है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर 2.5 लाख से कम है, टर्नओवर 25 लाख से कम है, तो उनको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल हिंदू एंड फैमिली, जो इंडिविजुअल और हिंदू एंड फैमिली नहीं है, अदर देन। इफ इनकम प्रॉफिट एक्सीड्स 120 lakhs, या तो इनकम और प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा, या टर्नओवर जो है 10 लाख से ज्यादा है, तो उनको भी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जो है आपके पास फर्म है, एसोसिएशन पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वट एवर इट इज, तो उनकी टर्नओवर जो है वो 120 से ज्यादा। अब क्लियर हो गया जी बात कि कौन अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कौन अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अब मैं however who opts for the provision of the presumptive taxation under section 44ADA, 44AD और 44AE are not required to keep and maintain any books of accounts. अगर किसी ने presumptive taxation फॉलो कर लिया तो फिर इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है हमारे पास स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं। ये जो हमने आपको बताया था कि हु आर द स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स कौन है? जो लीगल प्रोफेशन कर रहा है, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन कर रहा है,
अकाउंटिंग का प्रोफेशन कर रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहा है, मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन कर रहा है, टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोफेशन कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन कर रहा है, ये सारे के सारे जो हैं ये माने जाएंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। अब क्लियर हो गया जी आपका। अच्छा, रूल 6F के अंदर उनको कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया जो आपको मैंडेटरी हैज टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ द बिल्स, 25 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, ओरिजिनल बिल्स। लेकिन अगर वो मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है तो उसको डेली कैश रजिस्टर और इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। सो वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी केप्ट। अगर तो वो सिर्फ जो प्रोफेशन कर रहा है वो एक ही जगह पे कर रहा है तो उस केस में जो भी उसका प्लेस होगा वहां पे he has to kept his books of accounts। लेकिन अगर मोर देन वन प्लेस है, ब्रांचेस वगैरह है, तो जहां पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस होगा, प्रिंसिपल प्लेस होगा, वहां पे उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। हर जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कितने साल तक मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, कैश बुक और लेजर को 16 ईयर्स तक मेंटेन करना पड़ता था, अदर बुक्स को 8 ईयर। मैं पुरानी बात भी, हिस्ट्री की बात भी कर देता हूं क्योंकि कई बार आपको बोला जाएगा, कोई आ जाएगा जी 16 साल बोलते थे, 8 साल, लेकिन अब ये अमेंडमेंट होगी, अब आपको ये सिर्फ 6 साल तक ही आपको रखने पड़ते हैं, उसके बाद आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया जी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टन पर्संस। अब है हमारा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टन पर्संस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि there are 3 criteria for determining whether the tax audit is applicable or not. That depends upon the case to case basis। और वो जो 3 क्राइटेरिया है वो क्या है, एक है टर्नओवर का, दूसरा है नेट प्रॉफिट का और तीसरा है कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट्स। टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म एंगेज्ड इन द बिजनेस। करनी है कि नहीं करवानी है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, इफ द टर्नओवर इज अप टू 1 करोड़, ये देखिए टर्नओवर, वेदर नेट प्रॉफिट इज मोर देन 8% और 6% ऑफ द टर्नओवर। देखिए 8% टर्नओवर के होता है, 6% जो है ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर होता है, तो ये इसलिए 2 लिखी है मैंने। टर्नओवर अप टू 1 करोड़ या नेट प्रॉफिट इज मोर देन 8% और 6% ऑफ द टर्नओवर। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या फिर उसकी जो टर्नओवर के ऊपर जो उसकी जो नेट प्रॉफिट है या तो वो टर्नओवर का 8% से ज्यादा है या 6% है। अगर तो कंडीशन पूरी है तो टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, और अगर नो है देन टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 44A(b) के अंडर। इफ द टर्नओवर इज मोर देन 1 बट लेस देन 2 करोड़, इसके बीच में वेदर नेट प्रॉफिट इज मोर देन 8% और 6% ऑफ द टर्नओवर, अगर तो यस है देन द टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, और अगर नो है तो टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। ठीक है जी। ये नेक्स्ट है हमारे पास टर्नओवर इज मोर देन 2 बट लेस देन 5 करोड़, वेदर कैश पेमेंट और रिसीट्स आर मोर देन 5%। ठीक है, इस केस में अगर इस क्वेश्चन का आंसर है, यहां भी नेट प्रॉफिट इज मोर देन, ये यस है तो टैक्स ऑडिट, अगर कम है तो टैक्स ऑडिट करना है। अच्छा, वेदर कैश पेमेंट रिसीट्स आर मोर देन 5%, ये देखो कैश पेमेंट और रिसीट्स का जो तीसरा क्राइटेरिया था वो यहां लगा करके, तो अगर तो ये कैश पेमेंट और रिसीट्स आर मोर देन 5% यस है, तो अब टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 44A(b)। अगर नहीं है तो टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, नो कंडीशन, क्या होगा, बिल्कुल टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 44A(b) के अंडर। तो शॉर्ट में सिंपलीफाई कर दिया आपको। अगर मान लीजिए कि वो प्रोफेशन में है, अगर वो ये था बिजनेस, अब आया प्रोफेशन में, तो टर्नओवर इज लेस देन 50 लाख और साथ में इफ नेट प्रॉफिट इज लेस देन 50% ऑफ द टर्नओवर, तो ऑडिट की जरूरत है। नो इफ नेट प्रॉफिट इज मोर देन 50% ऑफ द टर्नओवर। And if the turnover is more than 50 lakh, yes, the audit will be done under section 44A(b) subsection B के अंदर। तो मुझे लगता है ये भी अब आपको सिंप्लीफाई हो गया। अब बात करूंगा मैं प्रिजम्पटिव, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सेक्शन 44A(d) के अंदर जो है
प्रिजम्पटिव इनकम अंडर इनकम टैक्स, ये है क्या चीज है? देखिए, ये जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, वो जनरली ऑप्ट कर लेते हैं प्रिजम्पटिव इनकम। देखिए, प्रिजम्पटिव में क्या होता है, सेक्शन 44AD के अंदर ना तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ना ही उन्होंने अपना ऑडिट करवाना है, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। देखो, प्रिजम्पटिव को समझने के लिए हमें टैक्स ऑडिट भी पढ़ना पड़ा और साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी पढ़नी पड़ी। अगर तभी तो आप क्या कहते हैं, वो बोलता है कि जी मैं तो छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मैं कहां से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। तो कहता है कोई बात नहीं, हम तेरे को एक ना आइडिया दे देंगे रफ फॉर्म में तेरी इतनी की इनकम होगी, बस तू ये तेरी इनकम मानी जाएगी, इसी के ऊपर तूने इनकम टैक्स दे देना है। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, रेट्स अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, तो कहता है सेक्शन 44AD के अंदर बिजनेस कंडीशन, इफ द सेल इज लेस देन 2 करोड़ पर एनम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये किसके लिए है, स्मॉल बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, वो प्रिजम्पटिव के लिए गया। उसने बोला कि मैं रिटर्न जो फालूं मैं प्रिजम्पटिव मान लूंगा। तो उसने बोला कि अगर तेरी सेल 2 करोड़ से कम है एक साल में, तो जितनी तूने सेल करी उसका जो 8% होगा वो तेरी इनकम मानी जाएगी, बस तू उसके ऊपर इनकम टैक्स दे देना, ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, तेरी ऑडिट की जाएगी। बढ़िया। तो कहता वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड आर लेस देन 50 lakhs पर एनम। तो कहता जितनी भी तूने 50 लाख से कम है अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो जितनी भी रिसीट्स हैं उसका जो 50% होगा वो तेरी इनकम मान ली जाएगी। लो जी, और आसान है, कोई झंझट नहीं है, ना किताबें रखो ना ऑडिट कराओ। सेक्शन 44AE ट्रांसपोर्टर है अगर वो, तो ट्रांसपोर्टर के केस में ओन गुड्स व्हीकल लेस देन 10, जो गुड्स व्हीकल है पब्लिक कैरियर वो 10 से कम होने चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो हर व्हीकल की 7,500 रुपए पर मंथ जो है उसकी इनकम मान ली जाएगी। तो इस तरह से मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 90,000 अगर नॉट रखें तो क्या हो गया, 8,10,000 वुड बी ट्रीटेड हिज इनकम। ना तो तू भैया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर, ना तू अपना ऑडिट करा, तो आ गया प्रिजम्पटिव के अंदर। प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि तेरी रफली इतनी की इनकम होगी, तो बस इसी के हिसाब से जो अपना इनकम टैक्स ये तेरी इनकम होगी, इसके ऊपर तूने इनकम टैक्स पे कर देना है। हाँ जी, क्लियर होगी जी बात। ओके, तो अब हमारे पास आज जो हमने डिस्कशन करी वो थी हमारी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस, डीम्ड प्रॉफिट्स और सर्टेन डिडक्शंस ऑन एक्चुअल पेमेंट हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डीम्ड प्रॉफिट्स। तो अब देखिए आप, ये था हमारा स्ट्रक्चर जो बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर था, और क्योंकि जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी उतना कम टाइम जो है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगेगा। हम 28 से चले 9, 30, 31, 32, 33, 35, 35 ACs, 35 CCA, 35 CC, CD, 35D, 35E, फिर हम 36 में गए, 37, 40, 40A, 41 एंड 43B। और आपको अब लग रहा होगा कि जो रेड मैंने किए थे वो सारे ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो डिस्कशन थी वो डिटेल में, खासकर जो रेड वाले पॉइंट्स थे उन पे हमारी ज्यादा थी। तो अब हमारा जो एक्सपेंडिचर और जो ये मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स प्रिजम्पटिव जो है वो अब ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे कि अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल के लिए इसको एक शेप देने की कोशिश करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।